पीर कामिल एपिसोड 12 पार्ट 2। इंसान अल्लाह की अनगिनत मखलूक़ात में से एक मखलूक है, अशरफुल मखलूक़ात है, मगर मखलूक ही है। वो अपने खालिक पर कोई हक नहीं रखता, सिर्फ फर्ज रखता है। वो ज़मीन पर किसी ऐसे ट्रैक रिकॉर्ड के साथ नहीं उतारा गया कि वो अल्लाह से किसी भी चीज़ को अपना हक समझकर मुतालबा कर सके, मगर इसके बावजूद उस पर अल्लाह ने अपनी रहमत का आगाज़ जन्नत से किया। उस पर नेमतों की बारिश कर दी गई और इस सब के बदले उससे सिर्फ एक चीज़ का मुतालबा किया गया, शुक्र का। क्या महसूस करते हैं आप अगर आप जिंदगी में किसी पर कोई एहसान करें और वो शख्स उस एहसान को याद रखने और आपका एहसानमंद होने के बजाय आपको उन मौक़ों की याद दिलाए जब आपने उस पर एहसान नहीं किया था, या आपको ये जताए कि आपका एहसान उसके लिए काफ़ी नहीं था, अगर आप इसके लिए ये कर देते या वो कर देते तो ज़्यादा खुश होता। क्या करेंगे आप ऐसे शख्स के साथ? दोबारा एहसान करना तो एक तरफ, आप तो शायद उसे ताल्लुक़ रखना भी पसंद नहीं करेंगे। हम अल्लाह के साथ यही करते हैं। उसकी नेमतों और रहमतों पर उसका शुक्र अदा करने के बजाय हम उन चीज़ों के ना मिलने पर कुढ़ते रहते हैं जिन्हें हम हासिल करना चाहते हैं। अल्लाह फिर भी रहीम है, वो हम पर अपनी नेमतें नाजिल करता रहता है। उनकी तादाद में हमारे आमाल के मुताबिक कमी बेशी करता रहता है, मगर उनका सिलसिला कभी भी मुकम्मल तौर पर मुनक़ता नहीं करता। सालार पल के झपकाए बगैर उनका चेहरा देख रहा था। शुक्र अदा न करना भी एक बीमारी है, ऐसी बीमारी जो हमारे दिलों को रोज बरोज कुशादगी से तंगी की तरफ ले जाती है, जो हमारी जबान पर शिकवे के अलावा और कुछ नहीं आने देती। अगर हमें अल्लाह का शुक्र अदा करने की आदत ना हो तो हमें इंसानों का शुक्रिया अदा करने की भी आदत नहीं पड़ती। अगर हमें खालिक के एहसानों को याद रखने की आदत ना हो तो हम किसी मखलूक के एहसान को भी याद रखने की आदत नहीं सीखते। सालार ने अपनी आंखें बंद कर ली। नाशुक्री क्या होती है कोई उससे ज्यादा अच्छी तरह नहीं जान सकता था। उसने एक बार फिर आंखें खोलकर डॉक्टर सैयद सिब्त अली को देखा। पूरे 1 घंटे बाद उन्होंने अपना लेक्चर खत्म किया। कुछ लोगों ने उनसे सवाल किए, फिर लोग बारी बारी उठकर जाने लगे। बाहर सड़क पर लोग अपनी गाड़ियों में बैठ रहे थे, वो भी अपनी गाड़ी में आकर बैठ गए। रात अब गहरी हो रही थी। सालार के कानों में अभी भी डॉक्टर सिब्त अली की बातें गूंज रही थीं। फुरकान गाड़ी स्टार्ट करके वापसी का सफर शुरू कर चुका था। 7 दिन पहले वो फुरकान नामी किसी शख्स से वाकिफ नहीं था और 7 दिन में उसने उसके साथ ताल्लुकात की बहुत सी सीढ़ियां तय कर ली थीं। उसे हैरत थी, वो लोगों का आदी नहीं था। कुछ ताल्लुकात और रवाबित ऊपर कहीं तय किए जाते हैं, किस वक्त कौन किसे कहां किससे मिलेगा और जिंदगी में क्या तब्दीली ले आएगा, ये सब। वो सिर्फ 1 दिन के लिए लाहौर आया था, मगर वो पाकिस्तान में अपने क़याम के बाकी दिन इस्लामाबाद के बजाय लाहौर ही में रहा और बाकी के दिन वह हर रोज फुरकान के साथ डॉक्टर सैयद सिब्त अली के पास जाता रहा। वो 1 दिन भी उनसे बराह रास्त नहीं मिला, सिर्फ उनका लेक्चर सुनता और उठकर आ जाता। डॉक्टर सिब्त अली की जिंदगी का बड़ा हिस्सा मुख्तलिफ यूरोपीय ममालिक की यूनिवर्सिटीज़ में इस्लामिक स्टडीज़ और इस्लामिक हिस्ट्री की तालीम देते गुजरा था। पिछले 10-12 साल से वो पाकिस्तान में यहाँ की एक यूनिवर्सिटी से वाबस्ता थे और फुरकान तकरीबन उतने ही अरसे से उन्हें जानता था। जिस दिन उसे लाहौर से इस्लामाबाद और फिर वहाँ से वापस वाशिंगटन जाना था, उस रात पहली बार वो लेक्चर खत्म होने के बाद फुरकान के साथ वहाँ ठहर गया। बारी बारी तमाम लोग कमरे से निकल रहे थे। डॉक्टर सिब्त अली खड़े थे और कुछ लोगों से अलविदाई मुसाफा कर रहे थे। फुरकान उसके साथ डॉक्टर सिब्त अली की तरफ बढ़ आया। डॉक्टर सिब्त अली के चेहरे पर फुरकान को देखकर मुस्कुराहट नमूदार हुई। वो कमरे में मौजूद आखिरी आदमी को रुखसत कर रहे थे। कैसे हैं आप फुरकान साहब? उन्होंने फुरकान को मुखातिब किया। बड़े दिनों के बाद रुके आप यहाँ पर। फुरकान ने कोई वजाहत दी, फिर सालार का तारुफ करवाया। ये सालार सिकंदर है, मेरे दोस्त। सालार ने अपना नाम सुनने पर उन्हें एकदम चौंकते देखा। फिर वो कुछ हैरान हुए, मगर अगले ही लम्हे उनके चेहरे पर एक बार फिर पहले वाली मुस्कुराहट थी। फुरकान अब उसका तफसीली तारुफ करवा रहा था। आइए बैठिए। डॉक्टर सिब्त अली ने फर्शी नशिस्त की तरफ इशारा करते हुए कहा। फुरकान और वो उनसे कुछ फासले पर बैठ गए। वो फुरकान के साथ उसके प्रोजेक्ट के हवाले से बात कर रहे थे। सालार खामोशी से बारी बारी उन दोनों के चेहरों को देखता रहा। गुफ्तगू के दौरान ही उनका मुलाजिम अंदर आया। उन्होंने उसे खाना लाने के लिए कहा। मुलाजिम ने उस कमरे में दस्तरखान बिछाकर खाना लगा दिया। फुरकान यकीनन पहले भी वहां कई बार खाना खाता रहा था। जब वो हाथ धोकर खाना खाने के लिए वापस कमरे में पहुंचा और दस्तरखान पर बैठा तो डॉक्टर सिब्त अली ने अचानक उसे मुखातिब किया। आप मुस्कुराते नहीं हैं सालार? वो उनके सवाल से ज्यादा सवाल की नौयत पर गड़बड़ा गया। कुछ हवन्नक सा उन्हें देखता रहा। इस उम्र में इतनी संजीदगी तो कोई मुनासिब बात नहीं। सालार कुछ हैरानी से मुस्कुराया। 15-20 मिनट की मुलाकात में वो ये कैसे जान गए थे कि वो मुस्कुराने का आदी नहीं रहा था। वो फुरकान की तरफ देखकर कुछ झेपा, फिर उसने मुस्कुराने की कोशिश की।
यह आसान काम साबित नहीं हुआ। क्या मेरा चेहरा मेरे हर एहसास को जाहिर करने लगा है कि पहले फुरकान और अब डॉक्टर सिब्ते अली मुझसे मेरी संजीदगी की वजह जानना चाहते हैं? उसने सोचा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं इतना संजीदा नहीं हूं। उसने डॉक्टर सिब्ते अली से ज्यादा जैसे खुद को बताया। मुमकिन है ऐसा ही हो, डॉक्टर सिब्ते अली ने मुस्कुराते हुए कहा। खाने के बाद दोनों को रुखसत करने से पहले वो अंदर गए। वापसी पर उनके हाथ में एक किताब थी। वो किताब उन्होंने सालार की तरफ पढ़ा थी। आपका ताल्लुक माशियात से है। कुछ अरसे पहले मैंने इस्लामी इक़्तिसादियात के बारे में ये किताब लिखी है। मुझे खुशी होगी अगर आप इसे पढ़ें, ताकि आपको इस्लामी इक़्तिसादी निज़ाम के बारे में भी कुछ वाक़फ़ियत हासिल हो। सालार ने किताब उनके हाथों से पकड़ ली। किताब पर नज़र डालते हुए उसने मध्यम आवाज़ में डॉक्टर सिब्ते अली से कहा, मैं वापस जाकर भी आपसे राब्ता रखना चाहता हूँ। मैं आपसे सिर्फ इक़्तिसादियात के बारे में नहीं सीखना चाहता, और भी बहुत कुछ जानना चाहता हूँ। डॉक्टर सिब्ते अली ने नरमी से उसका कंधा थपथपाया। डॉक्टर सिब्ते अली साहब के पास जितने लोग भी आते, वो किसी न किसी हवाले से कम्युनिटी वर्क से वाबस्ता हैं। कुछ पहले ही इस काम में इन्वॉल्व होते हैं, और जो पहले नहीं होते वो बाद में हो जाते हैं। डॉक्टर सिब्ते अली से पहली मुलाकात के बाद फुरकान ने उसे बताया, उनके पास आने वाले ज्यादातर लोग बहुत क्वालिफाइड हैं, बड़े बड़े इदारों से वाबस्ता हैं। मैं भी इत्तफाकन ही उनके पास जाना शुरू हुआ। लंदन में एक बार उनका लेक्चर सुनने का इत्तफाक हुआ। फिर पाकिस्तान आने पर एक दोस्त के तवस्सुत से उनसे मिलने का मौका मिला, और उसके बाद से मैं उनके पास जा रहा हूँ। और मुझे महसूस होता है कि जिंदगी के बारे में मेरे नजरियात पहले की निस्बत अब बहुत साफ और वाज़ेह हैं। ज़हनी तौर पर भी मैं पहले की निस्बत अब ज्यादा मजबूत हो गया हूँ। तुम इस प्रोजेक्ट के बारे में पूछ रहे थे। इस प्रोजेक्ट में मेरी बहुत ज्यादा मदद डॉक्टर सिब्ते अली के पास आने वाले लोगों ने भी की। बहुत सारी सहूलियात इन्हीं लोगों ने फराहम की, और मैं यहाँ इस किस्म के प्रोजेक्ट पर काम करने वाला वाहिद नहीं हूँ, और हम एक दूसरे की मदद भी करते हैं। इस मदद की नौयत मुख्तलिफ होती है, मगर मकसद एक ही होता है, हम इस मुल्क को तब्दील करना चाहते हैं। सालार ने इस आखिरी जुमले पर अजीब नजरों से उसे देखा। ये इतना आसान तो नहीं है। हम जानते हैं ये आसान काम नहीं है। हम ये भी जानते हैं कि ये सब हमारी जिंदगियों में नहीं होगा, मगर हम वो बुनियाद जरूर फराहम कर देना चाहते हैं जिन पर हमारे बच्चे और उनके बाद वाली नस्ल तामीर करती रहे। वो अंधेरे में टामक टोइयां ना मारती रहे। कम अज कम मरते वक्त हम लोगों को यह एहसास तो नहीं होगा कि हम लोगों ने तमाशाइयों जैसी जिंदगी गुजार दी। दूसरे बहुत से लोगों की तरह हम भी सिर्फ तनकीद करते रहे, खराबियों और उंगलियां उठाते रहे, इस्लाम को सिर्फ मस्जिद की हुदूद तक ही महदूद करके बैठे रहे। अपने और दूसरों की जिंदगियों में हमने कोई तब्दीली लाने की कोशिश नहीं की। वो हैरानी से फुरकान का चेहरा देखता रहा था। इमाम हाशिम, जलालुन नसर, साद के बाद वो एक और मुसलमान को देख रहा था, एक और प्रैक्टिकल मुसलमान को। वो मुसलमान की एक और किस्म से आगाह हो रहा था। वो मुसलमान जो दीन और दुनिया को साथ लेकर चलना चाहते हैं, जो दोनों इंतहाओं के बीच के रास्ते को पहचानते थे और उन पर चलने का तरीका जानते थे। वो बुरी तरह उलझा। उसने मेरी ऑफर के बारे में क्या सोचा है? उसने फुरकान से कहा, मैंने तुम्हें बताया था मैं तुमसे क्या चाहता हूँ। तुम्हारी जरूरत है इस मुल्क को, यहाँ के लोगों को, यहाँ के इदारों को। तुम्हें यहाँ आकर काम करना चाहिए। सालार उसकी बात पर हल्के से हंसा। तुम कभी इस टॉपिक को नहीं छोड़ सकते? अच्छा, मैं इस पर सोचूंगा। फिर तुम मेरी ऑफर के बारे में क्या कहोगे? मेरे गांव के करीब ही एक और गांव है, उसी हालत में जिस हालत में 10-15 साल पहले मेरा गांव था। मैं आजकल कोशिश कर रहा था कि कोई वहां पर स्कूल बना दे। प्राइमरी स्कूल तो गवर्नमेंट का वहां है, मगर आगे कुछ नहीं है। अगर तुम वहां स्कूल शुरू करो तो ये ज्यादा बेहतर होगा। मैं और मेरी फैमिली तुम्हारी गैर मौजूदगी में उसे देखेंगे। हम उसे कायम करने में भी तुम्हारी मदद करेंगे, मगर फिर तुम्हें खुद ही उसे चलाना होगा। सिर्फ रुपये फराहम कर देना काफी नहीं होगा। फुरकान ने कुछ देर की खामोशी के बाद कहा, कल चल सकते हो मेरे साथ वहां? सालार ने कुछ सोचते हुए कहा, तुम्हारी तो फ्लाइट है कल सुबह। नहीं, मैं 2 दिन बाद चला जाऊंगा। एक बार मैं चला गया तो फौरी तौर पर मेरे लिए वापस आना मुमकिन नहीं रहेगा, और मैं जाने से पहले ये काम शुरू कर देना चाहता हूं, उसने फुरकान से कहा। फुरकान ने सर हिला दिया। वो उस रात की फ्लाइट से इस्लामाबाद आ गए और फिर रात को ही फुरकान के गांव चले गए। रात वहां कयाम करने के बाद सुबह फजर के वक्त फुरकान के साथ वो उस गांव में गया। दोपहर 12 बजे तक वो उस गांव के लोगों से मिलते और वहां फिरते रहे। वहां मौजूद प्राइमरी स्कूल देखकर सालार को यकीन नहीं आया था। वो अपनी हालत से कुछ भी लगता था, मगर स्कूल नहीं। फुरकान को उसकी तरह कोई शौक नहीं था। वो वहां के हालात से पहले ही बहुत अच्छी तरह बाखबर था। वो साल में 3-4 मरतबा मुख्तलिफ देहात में मेडिकल कैंप्स लगवाया करता था, और वो देहात की जिंदगी और वहां की हालत से सालार की निस्बत बहुत अच्छी तरह वाकिफ था। फुरकान को शाम की फ्लाइट से लाहौर जाना था। वो लोग 2 बजे के करीब वहां से इस्लामाबाद जाने के लिए रवाना हो गए। स्कूल के इस प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले सिकंदर उस्मान से उसकी बात हुई थी। उसने मुख्तसर अल्फाज में उन्हें इस प्रोजेक्ट के बारे में बताया था।
वो किसी मदाखलत के बगैर उसकी बात सुनते रहे। फिर उन्होंने बड़ी संजीदगी से उससे कहा, ये सब कुछ क्यों कर रहे हो तुम? पापा, मैं इस काम की जरूरत महसूस करता हूँ कि लोगों को। उन्होंने सालार की बात काट दी। मैं स्कूल की बात नहीं कर रहा। फिर आप किस चीज की बात कर रहे हैं? वो हैरान हुआ। मैं तुम्हारी लाइफस्टाइल की बात कर रहा हूँ। मेरे लाइफस्टाइल को क्या हुआ? वो चौंका। सिकंदर उस्मान उसे देखते रहे। तुमने कुरान पाक हिफ्ज करने के बारे में हमें उस वक्त बताया जब तुम हिफ्ज कर चुके थे। ओके फाइन, मैंने कुछ नहीं कहा। तुम हज पर जाना चाहते थे, मेरे सिलसिले में कुछ तहफ्फुज़ात थे, मगर मैंने तुम्हें नहीं रोका। तुमने हर तरह की सोशल लाइफ खत्म कर दी, मैंने एतराज नहीं किया। तुम मजहब में जरूरत से ज्यादा दिलचस्पी लेने लगे, नमाज शुरू कर दी, वो भी मस्जिद में, मैंने फिर भी कुछ नहीं कहा। तुमने बिजनेस करने के बजाय जॉब करना चाही, वो भी यहाँ नहीं अमेरिका में, मैंने तुम्हें करने दी। अब तुम एक स्कूल खोलना चाह रहे हो। अब जरूरी हो गया है कि हम इस तमाम मामले पर संजीदगी से बात कर लें। सिकंदर उस्मान बेहद संजीदा थे। तुम्हें अंदाजा है कि तुम्हारा ये लाइफ स्टाइल तुम्हें हमारे सोशल सर्कल के लिए नाकाबिल कबूल बना देगा। पहले तुम एक इंतहा पर थे, अब तुम दूसरी इंतहा पर हो। 25-26 साल की उम्र में जिन कामों में तुम अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हो वो गैर जरूरी है। तुम्हें अपने करियर पर ध्यान देना चाहिए और अपने लाइफ स्टाइल में तब्दीली लाना चाहिए। हम जिस क्लास से ताल्लुक रखते हैं वहां मजहब से ऐसी वाबस्तगी बहुत से मसाइल पैदा कर देती है। वो सर झुकाए उनकी बातें सुनता रहा। और सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, हमारे लिए भी बहुत से मसाइल पैदा हो जाएंगे। तुम खुद सोचो, तुम लोगों को क्या इंप्रेशन देने की कोशिश कर रहे हो? कल को हम या तुम खुद जब अपनी क्लास की किसी अच्छी फैमिली की लड़की के साथ शादी करना चाहोगे तो तुम्हारी ये मजहबी वाबस्तगी तुम्हारे लिए कितने मसाइल पैदा कर देगी, तुम्हें अंदाजा है? कोई भी फैमिली सिकंदर उस्मान का नाम देखकर या तुम्हारी क्वालिफिकेशंस देखकर अपनी बेटी की शादी तुमसे नहीं कर देगी। ऊपर से तुमने इस उम्र में सोशल वर्क शुरू करने की ठान ली है, जब तुम्हारी उम्र के लोग अपने कैरियर के पीछे भाग रहे होते हैं। तुम यूनिसेफ में बहुत सोशल वर्क करते रहे हो, इतना काफी है। जरूरी नहीं है कि तुम ये सब अपनी पर्सनल लाइफ में भी शुरू कर दो। जो पैसा तुम उस स्कूल पर और लोगों की जिंदगियां बेहतर बनाने के लिए जाया करोगे, उसे तुम अपनी आइंदा आने वाली नस्लों के लिए महफूज करो। उन्हें आसाइशें देने के लिए, एक आरामदेह लाइफ स्टाइल देने के लिए अपने आप पर खर्च करो। 300 साल की जिंदगी नहीं है तुम्हारी। फिर इतनी सी उम्र में बुढ़ापे को क्यों सवार कर लिया है तुमने अपने असाब पर? एक हादसा हुआ, बुरा हुआ, तुमने सबक सीखा, बहुत अच्छा किया, बस इतना काफी है। इसका यह मतलब नहीं है कि तुम इस उम्र में तस्बीह पकड़ लो। वो रुके। क्या मेरी बात को समझ रहे हो? उन्होंने पूछा। पापा, मैंने तस्बीह नहीं पकड़ी है। सालार ने उनके सवाल का जवाब देने के बजाय कहा, आपने अपनी जिंदगी में तवाजुन रखने की बात की। मैं वो तवाजुन ही रखने की कोशिश कर रहा हूं। मैं अपने करियर में कहां पर खड़ा हूं आप अच्छी तरह जानते हैं। मेरी कारकर्दगी से आप वाकिफ हैं। मैं वाकिफ हूं, इसीलिए तुमसे कह रहा हूं कि अगर तुम इस तरह की सरगर्मियों में खुद को इन्वॉल्व ना करो तो तुम बहुत आगे जा सकते हो। सिकंदर ने कहा, मैं क्यों नहीं जा सकता? अगर आप ये समझते हैं कि मैं ये सब छोड़ दूं तो कैरियर के किसी माउंट एवरेस्ट तक पहुंच जाऊंगा, तो ऐसा नहीं है। उसने तवक्कुफ से कहा, तुम अपने मुस्तकबिल के बारे में भी सोचो, अपनी शादी के बारे में। ऐसी अप्रोच रखने पर तुमको कहां कबूल किया जाएगा? मैंने सोचा है पापा, मैं शादी करना ही नहीं चाहता। सिकंदर हंसे। बचकाना सोचे, हर एक यही कहता है। तुम्हें तो अपना एडवेंचर याद रखना चाहिए। उनका इशारा किस तरफ था वो जानता था। वो बहुत देर कुछ नहीं कह सका। यह भी नहीं कि वो उस एडवेंचर की वजह से शादी नहीं करना चाहता। मुझे याद है, बहुत देर बाद उसने मध्यम आवाज में कहा, मैं आपके सोशल सर्कल में बहुत पहले ही मिसफिट हो चुका हूं और मैं यहां जगह बनाने की कोशिश नहीं करूंगा। मुझे सोशल सर्कल में कोई नया ताल्लुक या रिश्ता भी कायम नहीं करना। मुझे परवाह नहीं कि लोग, मेरे बहन भाई मेरा मजाक उड़ाएंगे या मुझ पर हंसेंगे। मैं इस सब के लिए ज़हनी तौर पर तैयार हूं। जहां तक सवाल है इस प्रोजेक्ट का, पापा मुझे उसे शुरू करने दें। मेरे पास बहुत पैसा है। इस प्रोजेक्ट को शुरू करने के बाद भी मुझे फुटपाथ पर रहना नहीं पड़ेगा। कुछ लोगों को जिस्म की बीमारी होती है, कुछ को रूह की। जिस्म की बीमारी के लिए लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, रूह की बीमारी के लिए लोग वही करते हैं जो मैं करना चाहता हूं। मैं इस पैसे से सब कुछ खरीद सकता हूं, सिर्फ सुकून नहीं खरीद सकता। जिंदगी में पहली बार मैं सुकून हासिल करने के लिए इस पैसे को इन्वेस्ट कर रहा हूं। हो सकता है मुझे सुकून मिल जाए। सिकंदर उस्मान की समझ में नहीं आया कि वो उससे क्या कहें। वापस वॉशिंगटन पहुंचकर वो एक बार फिर पहले की तरह मसरूफ हो गया था, मगर इस बार फर्क ये था कि वो मुसलसल पाकिस्तान में फुरकान और डॉक्टर सिब्त अली के साथ राब्ते में था। फुरकान उसे स्कूल के बारे में होने वाली तफसीलात से आगाह करता रहता था। यूनिसेफ में इस तरह का काम उसकी जॉब का हिस्सा था। उसे इस काम के लिए बहुत अच्छा मुआवजा दिया जाता था, मगर पाकिस्तान के उस गांव में इस तरह के काम का आगाज, और वो भी अपने वसाइल से, चंद साल पहले के सालार सिकंदर को जानने वाले कभी भी इस बात पर यकीन नहीं करते। खुद उसे भी यकीन नहीं आता कि वो कभी इस तरह का काम करने का सोच सकता था।
मगर ये सिर्फ उस प्रोजेक्ट के लिए अपने अकाउंट से पैसा निकालते हुए उसे अंदाजा हुआ था कि इसके लिए प्रोजेक्ट कम से कम माली लिहाज से मुश्किल नहीं था। पिछले 3 साल में उसके अखराजात में बहुत कमी आ गई थी। बहुत सारी वो चीजें उसकी जिंदगी से निकल गई थीं जिन पर वो अंधाधुंध पैसा खर्च करता था। वो अपने बैंक अकाउंट में रकम जानकर हैरान हो गया था। वो ऐसा शख्स नहीं था जिससे पैसा जमा करने की तवक्को की जा सकती थी। एमफिल के लिए उसके पास स्कॉलरशिप था। उसे कम से कम उसके लिए अपने पास से कुछ खर्च नहीं करना पड़ता था। उस दिन अपने अपार्टमेंट में चलते फिरते उसने पहली बार वहां मौजूद तमाम चीजों को गौर से देखा था। उसके अपार्टमेंट में कहीं भी कोई भी महंगी चीज नहीं थी, बल्कि सामान भी बहुत महदूद था। उसका किचन भी खाने पीने की चीजों से तकरीबन खाली था। कॉफी, चाय, दूध, इस तरह की चंद दूसरी चीजें। उसके अपने अपार्टमेंट में बहुत कम वक्त गुजरता। जो वक्त गुजरता वो सोने में गुजरता। यूनिसेफ पर अपनी जॉब पर जाते हुए भी उसके पास पहले से मौजूद कपड़ों और दूसरी अशिया का इतना अंबार मौजूद था कि वो इस मामले में भी लापरवाही बरतता रहा। उसे अच्छी तरह याद था कि उसने आखिरी बार इस तरह की कोई चीज कब खरीदी थी। अपने साथ काम करने वालों और यूनिवर्सिटी में अपने कुछ फेलोज के अलावा वो न्यूयॉर्क में किसी को नहीं जानता था, या फिर दानिस्ता तौर पर उसने खुद को एक महदूद सर्कल में रखा हुआ था और लोगों के साथ भी उसकी दोस्ती बहुत रस्मी किस्म की थी। वाहिद चीज जिस पर वो खर्च करता रहता था वो किताबें थी। उस लाइफस्टाइल के साथ अगर उसके अकाउंट में इतनी रकम जमा हो गई थी तो ये कोई खिलाफ तवक्को बात नहीं थी। ऑफिस, यूनिवर्सिटी, फ्लैट, उसकी जिंदगी के मामलात में चौथी कोई चीज नहीं थी। एमफिल के दौरान सालार ने यूनिसेफ छोड़कर यूनेस्को ज्वाइन कर लिया। एमफिल करने के बाद सालार की पोस्टिंग पेरिस में हो गई। इससे पहले वो एक फील्ड ऑफिस में काम कर रहा था, मगर अब यूनेस्को के हेडक्वार्टर्स में काम करने का मौका मिल रहा था। वो गुज़िश्ता 5 सालों में वक्तन फवक्तन छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स के सिलसिले में पेरिस जाता रहता था, मगर इस बार वो पहली दफा लंबे अरसे के लिए वहां जा रहा था। एक आशना दुनिया से नाशना दुनिया में, उस दुनिया में जहां वो जबान तक से वाकिफ नहीं था। न्यूयॉर्क में उसके बहुत से दोस्त थे, यहां पर ऐसा कोई भी नहीं था जिसे वो बहुत अच्छी तरह जानता हो। यूनिसेफ में किए जाने वाले अनथक काम की तरह वो यहां आकर एक बार फिर उसी तरह काम करने लगा था, मगर इस्लामाबाद के नवाही इलाके में शुरू किया जाने वाला वो स्कूल यहां भी उसके जहन में महव नहीं हुआ था। बाज दफा उसे हैरत होती थी कि अपनी जॉब में तालीम से इतना गहरा ताल्लुक होने के बावजूद आखिर उसे कभी फुरकान की तरह स्कूल खोलने का ख्याल क्यों नहीं आया। अगर उस स्कूल के बारे में वो कई साल पहले सोच लेता तो शायद आज ये स्कूल बहुत मुस्तहकम बुनियादों पर खड़ा होता। मुझे पाकिस्तान से ज्यादा मोहब्बत नहीं है, ना ही उसके लिए कोई गहरी निस्बत रखता हूं। उसने शुरू की मुलाकात में एक बार फुरकान से कहा था। क्यों? फुरकान ने पूछा था। क्यों का जवाब तो मैं नहीं दे सकता, बस पाकिस्तान के लिए कोई खास एहसासात मेरे दिल में नहीं है, उसने कंधे उचकाकर कहा था। ये जानने के बावजूद कि ये तुम्हारा मुल्क है? हाँ, ये जानने के बावजूद। अमेरिका के लिए खास एहसासात हैं? अमेरिका से मोहब्बत है? फुरकान ने पूछा। नहीं, इसके लिए भी मेरे दिल में कुछ नहीं है, उसने इत्मीनान से कहा। फुरकान ने इस बार उसे हैरानी से देखा। दरअसल वतनियत पर यकीन नहीं रखता। उसने फुरकान को हैरान देखकर वजाहत की। या फिर मुझे उन जगहों के लिए मोहब्बत पैदा करने में दिक्कत महसूस होती है जहां मैं रहता हूं। मैं कल किसी तीसरे मुल्क में रहने लगूं तो अमेरिका को भी याद नहीं करूंगा। तुम बड़े अजीब आदमी हो सालार, फुरकान ने बेख्तियार कहा। क्या यह मुमकिन है कि एक आदमी अपने मुल्क के लिए या उस जगह के लिए कोई खास एहसासात ही ना रखे जहां वो रहता है? फुरकान को उसकी बात पर यकीन ना आया था, मगर उसने कुछ गलत नहीं कहा था। पेरिस आने के बाद उसे न्यूयॉर्क की कोई चीज याद नहीं थी। न्यू हेवन से न्यूयॉर्क आते हुए भी उसे वहां एडजस्टमेंट का कोई मसला नहीं हुआ था। वो हर पानी की मछली था। वो इन दिनों यूनाइटेड नेशंस के जेर एहतमाम होने वाली किसी रीजनल कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में पाकिस्तान आया हुआ था। वो पर्ल कॉन्टिनेंटल में ठहरा हुआ था। उसे वहां एक बिजनेस मैनेजमेंट के इदारे में कुछ लेक्चर्स देने थे और फुरकान के साथ अपने स्कूल के सिलसिले में कुछ उमूर भी तय करने थे। वो लाहौर में उसके क़याम का तीसरा दिन था। उसने रात का खाना कुछ जल्दी खा लिया और उसके बाद वो जरूरी काम से होटल से बाहर निकल आया। शाम के 7:30 हो रहे थे। माल रोड पर जाते हुए अचानक उसकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया। ड्राइवर गाड़ी से उतरकर टायर को देखने लगा। चंद मिनटों के बाद उसने सालार की खिड़की के पास आकर कहा, सर, गाड़ी में कोई दूसरा टायर मौजूद नहीं है, मैं आपके लिए कोई टैक्सी लाता हूं, आप उस पर चले जाएं। सालार ने हाथ के इशारे से उसे रोक दिया। नहीं,
मैं टैक्सी खुद रोक लेता हूं, वो कहता हुआ उतर गया। कुछ दूर एक पार्किंग में कुछ टैक्सियां नजर आ रही थीं। सालार का रुख उसी तरफ था जब एक कार ने एकदम उसके पास आकर ब्रेक लगाई। गाड़ी सामने से आई थी और उसके रुकने पर सालार ने फुटपाथ पर चलते हुए उसमें बैठे शख्स को एक ही नजर में पहचान लिया। वो आकिफ था। वो अब गाड़ी की ड्राइविंग सीट से उतर रहा था। लाहौर में कुछ साल पहले उसकी सरगर्मियों का वो एक मरकजी किरदार था। आकिफ और अकमल, वो उन्हीं दोनों के साथ अपना ज्यादा वक्त गुजारता था और उससे सालार की दोबारा मुलाकात कई सालों बाद हो रही थी। वो उन सब कुछ छोड़ चुका था। पाकिस्तान या लाहौर आने पर भी उसने कभी उनके साथ राब्ता करने की कोशिश नहीं की थी। उन लोगों ने पिछले कई सालों में बार बार उससे राब्ता करने की कोशिश की थी, मगर उनकी कोशिशों के बावजूद सालार उनसे बचने की कोशिशों में कामयाब रहा था। और अब इतने सालों के बाद वो एकदम इस तरह अचानक उसके सामने आ गया था। सालार के आसाब एकदम तन गए थे। आकिब बड़े जोशो खरोश के आलम में उसकी तरफ बढ़ा। सालार, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये तुम हो। कहाँ गायब थे इतने सालों से? तुम तो गधे के सर के सींग की तरह गायब हो गए थे। कहाँ थे यार? और अब यहाँ क्या कर रहे हो? हुलिया ही बदल लिया है। कहाँ गए वो बाल? लाहौर में कब आए हो? आने की इत्तला क्यों नहीं दी? उसने यके बाद दीगरे सवालात की बौछार कर दी। उसने सालार के अंदाज में झलकने वाली सर्द मेहरी पर गौर नहीं किया था। सालार के जवाब देने से पहले ही आकिफ ने दोबारा पूछ लिया, यहां माल रोड पर क्या कर रहे हो? गाड़ी खराब हो गई थी, मैं टैक्सी की तरफ जा रहा था। सालार ने कहा। कहां जा रहे हो? मैं ड्रॉप कर देता हूं, आकिफ ने बेतकल्लुफी से कहा। नहीं, मैं चला जाता हूं, टैक्सी पास ही है, सालार ने तेजी से कहा। आकिफ ने उसकी बात सुनी अनसुनी कर दी। चलो अंदर बैठो। उसने बाजू पकड़कर खींच लिया। सालार सटपटाया, लेकिन उसकी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। उसका मूड बहुत खराब होने लगा था। तुम तो स्टेट्स पढ़ने चले गए थे और पता चला कि तुमने वहां जॉब कर ली है, फिर अचानक पाकिस्तान कैसे? आकिफ ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए पूछा। क्या छुट्टियां गुजारने आए हो? हाँ, सालार ने मुख्तसरन कहा। वो इस तरह से जान छुड़ा सकता था। क्या कर रहे हो आजकल? आकिफ ने गाड़ी चलाते हुए पूछा। यूनाइटेड नेशंस की एक एजेंसी में काम कर रहा हूं। यहां लाहौर में कहां ठहरे हो? पीसी में। अरे पीसी में क्यों ठहरे हो? मेरे पास आते या मुझे फोन करते। कब आए यहां? आकिफ ने कहा। कल। बस तो फिर तुम मेरे साथ मेरे घर रहोगे, जरूरत नहीं होटल में रहने की। नहीं, मैं कल सुबह इस्लामाबाद जा रहा हूं। सालार ने रवानी से झूठ बोला। वो आकिफ से हर कीमत पर जान छुड़ाना चाहता था। उसे उससे उलझन हो रही थी, या फिर यह शायद उसके साथ गुजरने वाला माजी था जो उसे तकलीफ में मुब्तला कर रहा था। अगर कल इस्लामाबाद वापस जा रहे हो तो फिर आज मेरे साथ रहो, खाना खाओ मेरे साथ घर चलकर। आकिफ ने ऑफर की। खाना मैं 10 मिनट पहले ही खाकर निकला हूं, फिर भी मेरे साथ घर चलो, तुम्हें अपनी बीवी से मिलवाऊंगा। शादी हो गई तुम्हारी? हाँ, 3 साल हुए, आकिफ ने कहा। फिर पूछा, और तुमने शादी कर ली? नहीं। क्यों? बस कुछ मसरूफियत थी इसलिए, सालार ने कहा। गुड, अभी भी आजाद फिर रहे हो? आकिफ ने गहरा सांस लिया। खुशकिस्मत हो, सालार ने जवाब में कुछ नहीं कहा। आकिफ ने उससे बात करते हुए ग्लो कंपार्टमेंट खोलकर अंदर से कैसेट निकालनी चाहिए। उसका ध्यान जरा भटका और कैसेट निकालते निकालते ग्लो कंपार्टमेंट से बहुत सी चीजें सालार की गोद और नीचे उसके पैरों में जाकर पड़ी। टू बैड, आकिफ ने बेख्तियार कहा। सालार झुककर चीजें उठाने लगा। आकिफ ने गाड़ी के अंदर की लाइट जला दी। वो उन चीजों को समेटकर ग्लो कंपार्टमेंट में रखने लगा था जब वो ठिठक गया। किसी ने उसके जिस्म में जैसे करंट सा दौड़ा दिया। ग्लो कंपार्टमेंट के कोने में ईयर रिंग्स पड़े हुए थे। सालार के हाथों में बेख्तियार लर्जिश आ गई। बायां हाथ बढ़ाकर उसने उन ईयर रिंग्स को बाहर निकाल लिया। वो अब उसके हाथ की हथेली पर गाड़ी के अंदर जलती रोशनी में चमक रहे थे। वो बेयकीनी के आलम में उसे देख रहा था। बहुत साल पहले उसने इन ईयर रिंग्स को किसी के कानों में देखा था। 1 बार, 2 बार, 3 बार, चौथी बार वो उन्हें अब देख रहा था। उसे कोई शुबा नहीं था, वो इमामा हाशिम के ईयर रिंग्स थे। वो आंखें बंद करके कागज पर उनके डिजाइन उतार सकता था, हर पेचो खम को। आकिफ ने उसकी हथेली से वो ईयर रिंग्स उठा लिए। किसी ने जैसे सालार का सख्ता तोड़ दिया था। आकिफ उन ईयर रिंग्स को एक बार फिर एक ब्लू कंपार्टमेंट में रख रहा था। ये ईयर रिंग्स, वो अटकते हुए बोला, ये तुम्हारी बीवी के हैं? सालार ने अपने सवाल को मुकम्मल किया। बीवी के? आकिफ हंसा। कम ऑन यार, बीवी के होते तो मैं यहां रखता। सालार पल के झपकाए बगैर उसे देखता रहा। फिर उसने सरसराती हुई आवाज में कहा, यार है एक गर्लफ्रेंड मेरी, पिछली रात मेरे साथ थी। ये इयररिंग्स मेरे बेडरूम में छोड़ गई थी। कुछ इमरजेंसी में ही जाना पड़ा उसे, क्योंकि रोहा वापस आ गई थी। मैंने ये इयररिंग्स लाकर गाड़ी में रख दिए, क्योंकि आज मेरा उसकी तरफ जाने का इरादा है।
आकिफ बड़ी बेतकल्लुफी से उसे बता रहा था। गर्लफ्रेंड? सालार के हलक में जैसे फंदा लगा। हाँ, गर्लफ्रेंड, रेड लाइट एरिया की ही एक लड़की है, अब इधर डिफेंस में शिफ्ट हो गई है। क्या नाम है उसका? इमामा, रेड लाइट एरिया की लड़की तो कभी नहीं हो सकती, यकीनन मुझे गलत फहमी हुई है। उसने आकिफ को देखते हुए सोचा। सुनोबर। आकिफ ने उसका नाम बताया। सालार ने चेहरा मोड़कर हाथ में पकड़ी चीजें ग्लू कंपार्टमेंट में रखकर उसे बंद कर दिया। उसे वाकई गलत फहमी हुई थी। आकिफ गाड़ी की लाइट ऑफ कर चुका था। सीट की पुश से टेक लगाकर सालार ने गहरा सांस लिया। मगर ये उसका असली नाम नहीं है। आकिफ ने बात जारी रखी। असली नाम उसका इमामा है। सालार के कानों में कोई धमाका हुआ था, या फिर ये पिघला हुआ शीशा था जो किसी ने उसके कानों में उंडेल दिया था। आकिफ अब स्टीयरिंग पर थोड़ा आगे झुका, होंठों में दबा सिगरेट लाइटर से जला रहा था। तुमने क्या कहा? सालार की आवाज में लर्जिश थी। क्या कहा? आकिफ ने सिगरेट का कश लेते हुए उसे देखा। नाम बता रहे थे तुम उसका? हाँ, इमामा। तुम जानते हो उसे? आकिफ ने अजीब सी मुस्कुराहट के साथ सालार को देखा। खिड़की का शीशा अब उसने खोल दिया था। सालार यकटक उसे देखता रहा, यूं जैसे वो आकिफ को पहली बार देख रहा था। इयररिंग्स अब उसकी मिट्टी की गिरफ्त में थे। मैं क्या पूछ रहा हूं यार, तुम जानते हो उसे? आकिफ ने होंठों से सिगरेट उंगलियों में मुंतकिल करते हुए कहा। मैं सालार ने कुछ बोलने की कोशिश की। अपनी आवाज उसे खाई साथी महसूस हुई। रेड लाइट एरिया वो आखिरी जगह थी जहां उसने कभी उमामा के होने का तस्वुर किया था। गाड़ी के अंदर चलने वाली रोशनी में आकिफ ने बहुत गौर से देखा उसके जर्द पड़ते हुए चेहरे को, उसके हाथ की बंद मुट्ठी को, उसके कपकपाते होंठों को, उसके बेरब्त बेमानी लफ्जों को। आकिफ मुस्कुरा दिया। उसने उसके कंधों पर तसल्ली आमेज अंदाज में थपकी दी। डोंट वरी यार, क्यों घबरा रहे हो? वो सिर्फ गर्लफ्रेंड है मेरी। अगर तुम्हारे और उसके दरमियान भी कुछ है तो कोई बात नहीं। हम तो पहले भी बहुत कुछ शेयर किया करते थे, याद है तुम्हें? आकिफ ने कहका लगाया, फिर उसने बारूद में तीली फेंकी। ये तो फिर लड़की है। माल रोड पर कितना रश था। आकिफ कितनी रफ्तार से गाड़ी चला रहा था। उन दो सवालों के साथ साथ सालार ने यह भी नहीं सोचा कि स्टीयरिंग पर मौजूद शख्स पर झपटने की सूरत में खुद उसके साथ क्या हो सकता था। उसने पलक झपकते ही आकिफ को गले से पकड़ लिया। आकिफ का पांव बेख्तियार ब्रेक पर आया। गाड़ी एक झटके से रुकी। वो दोनों पूरी कुव्वत से डैशबोर्ड से टकराए। सालार ने उसके कॉलर को नहीं छोड़ा। आकिफ हवास बाख्तगी की हालत में चिल्लाया, क्या कर रहे हो तुम? उसने सालार के हाथों से अपना गला छुड़ाने की कोशिश में उसे दूर हटाने की कोशिश की। पागल हो गए हो? हाउ डेयर यू टॉक लाइक दैट? सालार जवाबन गुर्राया। उसके हाथ एक बार फिर आकिफ की गर्दन पर थे। आकिफ का सांस रुकने लगा। उसने कुछ गुस्से और कुछ हवास बाख्तगी के आलम में सालार के मुंह पर मुक्का मारा। सालार बेख्तियार झटका खाकर पीछे हटा। उसके दोनों हाथ अब अपने मुंह पर थे। आकिफ की गाड़ी के पीछे मौजूद गाड़ियां हॉर्न पर हॉर्न दे रही थीं। वो सड़क के वस्त में खड़े थे और ये इन दोनों की खुशकिस्मती थी कि इस तरह अचानक गाड़ी रुकने पर पीछे वाली गाड़ी उनसे नहीं टकराई। सालार दोनों हाथों से अपने जबड़ा पकड़े हुए अपनी सीट पर दोहरा हुआ था। आकिफ ने अपने होश आवाज को काबू में रखते हुए गाड़ी को कुछ आगे एक सुनसान जेली सड़क पर मोड़ते ही एक तरफ रोक लिया। सालार तब तक सीधा हो चुका था। वो अपने हाथ की हथेली से होंठों और जबड़े को दबाए विंड स्क्रीन से बाहर देख रहा था। चंद मिनट पहले का इश्तियाल अब गायब हो चुका था। आकिफ ने गाड़ी रोकी, सीट पर बैठे बैठे उसकी तरफ मुड़ा और कहा, क्या मसला है तुम्हारे साथ? मेरे गले क्यों पड़ रहे थे? मैंने क्या किया है? बुलंद आवाज में बातें करते करते उसने डैशबोर्ड से टिश्यू बॉक्स उठाकर सालार की तरफ बढ़ाया। उसने सालार की शर्ट पर खून के चंद कतरे देख लिए थे। सालार ने यके बाद दीगरे दो टिश्यू निकाले और होंठ के उस कोने को साफ करने लगा जहां से खून रिस रहा था। गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता अभी, आकिफ ने कहा। सालार को हाथ साफ करते हुए दोबारा ईयररिंग्स का ख्याल आया। उसने एकदम झुककर पायदान पर ईयररिंग्स ढूंढना शुरू कर दिया। फुटपाथ पर गाड़ी चढ़ जाती या? आकिफ बात अधूरी छोड़कर उसे देखने लगा। क्या ढूंढ रहे हो? वो ईयररिंग्स, सालार ने मुख्तसरन कहा। आकिफ बेख्तियार चिल्लाया, क्या प्रॉब्लम है सालार? मेरी गर्लफ्रेंड है, उसके ईयररिंग्स है। मेरा प्रॉब्लम है ये ईयररिंग्स या उसका प्रॉब्लम है, तुम्हारा नहीं। सालार एकदम रुक गया। उसे अपनी नामाकुल हरकत का एहसास हुआ। वो सीधा होकर बैठ गया। टिश्यू को खिड़की की तरफ से बाहर फेंकते हुए उसे दम घुटता महसूस हो रहा था। आकिफ माथे पर बल लिए उसको देख रहा था। तुम्हारा और सनोबर का कोई? आकिफ बात करते करते मोहतात अंदाज में रुक गया। वो अंदाजा नहीं कर पा रहा था कि पिछली बार उसके जुमले में ऐसा कौन सा लफ्ज था जिसने उसे मुश्तइल किया था। वो दोबारा गलती दोहराना नहीं चाहता था।